Make sure subscribe the channel and press the bell icon. Hello everyone, welcome back. प्रोफेसर ऑफ एवरीथिंग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आपको पता है कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो बेसिकली कैपिटल बजटिंग के ऊपर होगा। कैपिटल बजटिंग के थ्योरेटिकल पार्ट्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे और क्या क्या टेक्निक्स हैं वो भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी रुकावट के या बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले कैपिटल बजटिंग क्या होती है। देखिए कैपिटल बजटिंग एक फंडामेंटल प्रोसेस थ्रू विच बिजनेसेस इवेल्युएट द पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट। मतलब कैपिटल बजटिंग को अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है, हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। ऐसे पैसे जो हमने लॉन्ग टर्म 1 साल से ज़्यादा के लिए हमारे पैसे फंसने वाले हैं उसी को हम कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कैपिटल बजटिंग में हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी, इतना पोटेंशियल, इतना फाइनेंस, इतना फंड नहीं होता है कि हम सारे के सारे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लें। और सारे के सारे प्रोजेक्ट भी ऐसे नहीं होते कि सारे के सारे प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन हम करेंगे क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले इवेल्यूट करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि किस प्रोजेक्ट से हमें फ़ायदा होने वाला है या किस प्रोजेक्ट से हमें रिटर्न मिलने वाली है। कौन से प्रोजेक्ट अगर ऐसा उसको हमने ले लिया तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें भी हम अलग अलग टेक्निक लगाकर देखते हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। तो वो सारी टेक्निक्स हैं, उसके जरिए हम क्या करते हैं, ये एनालिसिस करते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है क्या ये हमें फ्यूचर के लिए बेनिफिट होगा या नहीं होगा, फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। दिस इंट्रिकेट प्रोसीजर इन्वॉल्व्स मेटिकुलस एनालिसिस फॉर द एंटिसिपेटेड कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो बेसिकली जितनी भी टेक्निक हम लगाएंगे उन सभी टेक्निक्स से हम किसकी हेल्प से वो टेक्निक्स लगाते हैं, हम कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। कोई भी फॉर्मूला आप पढ़ोगे उसमें कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो होगा ही होगा। उसके बाद डिस्पाइट नॉट बीइंग अ कोर डेली ऑपरेशंस कैपिटल बजटिंग एज्यूम्स अ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल रोल विद इन अ बिजनेसेस। तो आपको स्ट्रेटेजी कैसे है, क्योंकि आपको स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी कि ये कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, कौन सा नहीं लेना। तो बेसिकली ये जो बेसिक मीनिंग है कैपिटल बजटिंग का वो यही होता है कि हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट हमें सिलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। फिर वो अलग अलग टेक्निक लगाते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पे बैक पीरियड या काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं हमारे पास, लेकिन अलग अलग प्रोजेक्ट में उस पर्टिकुलर टेक्निक को लगाकर हम फिर ये फाइंड आउट करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अब की पॉइंट क्या है कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ देखिए, कैपिटल बजटिंग यूज्ड बाय द कंपनी टू इवेल्युएट मेजर प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट सच एज न्यू प्लांट्स इक्विपमेंट। तो वही है जो हमने पहले भी पढ़ा था कि हम ये एनालिसिस करते हैं क्योंकि पैसे लगाने पड़ते हैं। अगर आपने कार भी खरीदनी है तो वो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। 1 साल से ज़्यादा चलेगी ना कार तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कोई मशीनरी खरीदोगे आप बिजनेसेस के लिए, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट, वो भी कैपिटल बजटिंग ही होगी। अगर आपने लैंड खरीदा है, कोई प्लांट परचेज किया है, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, वो भी कैपिटल बजटिंग के अंदर ही आता है। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग एनालाइजिंग प्रोजेक्ट सच एज cash inflows and outflow to determine whether the expected return meets a set benchmark or not। तो आप क्या करते हैं, जब जैसे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं NPV, तो वो कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। कि जो हमने पैसा लगाया है उसमें से लगाकर, कि जो हमने पैसा कमाया है उसमें से जो लगाया है अगर वो माइनस करके हमें पॉजिटिव में आ रहा है तो क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर हमने लगाया ज़्यादा है और आ कम रहा है वो नेगेटिविटी दिखाएगा आपको, वो जो आपका आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, तो उसको आपने बचना है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आपने बचना है। द मेजर मेथड्स टू कैपिटल बजटिंग इंक्लूड डिस्काउंटिंग, कैश फ्लो, पे बैक एनालिसिस एंड थ्रूपुट एनालिसिस। तो ये सारी टेक्निक्स हम आगे पढ़ेंगे कि डिस्काउंटिंग क्या होती है, कंपाउंडिंग क्या होती है, जो हमारे थ्रूपुट एनालिसिस क्या होता है, पे बैक पीरियड क्या होता है, ये सारी टेक्निक आगे आएंगी।
उसके बाद फीचर ऑफ कैपिटल बस्टिंग। तो कैपिटल बस्टिंग सबसे पहले जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि कैपिटल बस्टिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन कंपनीज ग्रोथ। लॉन्ग टर्म हमेशा कैपिटल बस्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही होता है। इनहेरेंट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, क्योंकि प्रोजेक्ट है, फ्यूचर का हम डिपेंड करके प्रोजेक्ट ले रहे हैं, फ्यूचर को एनालिसिस करके, तो अनसर्टेनिटी तो बनी रहेगी, रिस्क तो बनी रहेगी। इनरिवर्सिबल इन नेचर होता है जी, सबसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो कैपिटल बस्टिंग होती है क्या वो इरिवर्सिबल होती है? बिल्कुल इरिवर्सिबल होती है। क्यों? क्योंकि आपने एक बार पैसा लगा दिया है इनिशियली, तो वो पैसा आप रिकवर नहीं कर सकते, वो पैसा वापस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया कि एक आप बिल्डिंग बना रहे थे, तो आधी बिल्डिंग आपने बना दी, तो उस बिल्डिंग में बहुत सारा रॉ मटेरियल लगा होगा, बहुत सारी ईंटें, सीमेंट, सरिया और जो रेत वगैरह लगी होगी, तो अब आप बोले कि हाँ हम जो वापस ले लेते हैं, हमने प्रोजेक्ट क्या करना, वापस लेना है। तो क्या आप वो पूरी पूरी बिल्डिंग तोड़ोगे? अगर तोड़ दोगे तो क्या आपका पैसा वापस आ जाएगा? आपका नहीं आएगा। इसीलिए जो कैपिटल बस्टिंग होती है, जो हमारा प्रोजेक्ट होता है, ये क्या होता है, इरिवर्सिबल इन नेचर, वापस नहीं होता है। इसलिए हम सोच समझ कर पैसे लगाते हैं। सब्सटेंशियल फाइनेंशियल कमिटमेंट होती है, क्योंकि कमिटमेंट का मतलब बहुत सारा पैसा हमने इनिशियल फेज में हमें खुद ही लगाना पड़ता है। और कॉम्प्लेक्सिटी एंड एनालिसिस, तो एनालिसिस करते रहना पड़ता है कि हाँ कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, कितना और हमें स्पीड अप करना है ताकि टाइम के अंदर हमारा प्रोजेक्ट क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। तो जब कुछ एक फीचर्स थे कैपिटल बस्टिंग के। ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल बस्टिंग की क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल बस्टिंग, इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, मैनेजिंग रिस्क एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रोल। कैपिटल बस्टिंग को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। तो सब क्या करना पड़ता है हमें, देखिए ऑब्जेक्टिव्स में क्या लिखा है, इवेल्युएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है, खोजनी पड़ती है कि हाँ किस प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाएंगे, जब हम फाइंड आउट करेंगे, एनालिसिस करेंगे टेक्निक लगाकर, हाँ अगर हमने ये प्रोजेक्ट ले लिया तो हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्सिटी तो है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, जैसे अभी हमने फीचर में पढ़ा था कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है, लेकिन आपको क्योंकि अपने पैसे लगाने हैं, तो जब अपने पैसे लगाने हैं तो फिर सोच समझ के लगाने पड़ेंगे आपको। और रिस्क तो जुड़ा ही रहेगा, मैनेज करना पड़ेगा। और ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रोल। आगे देखते हैं, आगे क्या है, इम्पोर्टेंस फिर वही है कि हर जगह फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक इम्पोर्टेंस तो रहेगा कि हमने क्या करना है, अपने जो शेयर होल्डर्स हैं हमारे, उनकी वेल्थ को इंक्रीज करना है। एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, जो भी पढ़ते आ रहे हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कि जो भी हमारा पैसा है, जो भी हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, उनको अप्रोप्रिएटली लगाना है, अपना बेस्ट देना है। ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है जहाँ पर हमारा क्या हो जाए, पैसा वेस्ट हो जाए, जहाँ से हमें अच्छा रिटर्न ना मिले। अकाउंटेबिलिटी एंड मेजरेबिलिटी की जवाबदेही भी होनी चाहिए, और आप उसको असेस भी कर पाओ, उसकी असेसमेंट भी कर पाओ कि हाँ कितना काम हो गया है, कितना बचा है, कितना ज़्यादा तेज़ी से करना है, ताकि हम अपना जो पर्टिकुलर हमारा गोल है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा हो जाए। और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी है, जैसे रिस्क असेसमेंट एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। तो ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंस है हमारे कैपिटल बजटिंग के, जो कि बेसिक हर किसी के होते ही होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास क्या आने वाली है, कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि बताओ कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले हमने अपॉर्चुनिटी को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ क्या हो सकते हैं, प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो कौन सा प्रोजेक्ट लेना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हाँ हमें उसकी पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ कहाँ कहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, 3 4 5 जितने भी हैं हमारे पास, उनको इवेल्युएट करना पड़ेगा। इवेल्युएट मतलब कैसे करेंगे हम, वही टेक्निक्स वगैरह लगा के। उसके बाद उनमें से जो बेस्ट, सबसे जिसकी रिटर्न सबसे ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए, बी और सी 3 प्रोजेक्ट हैं। ए में हमें 7% रिटर्न मिल रहा है, बी में 8% मिल रहा है, और सी में 6% मिल रहा है। तो हमारे लिए बेस्ट कौन सा होगा इनमें से, जो बी नंबर है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो हम उसे क्या कर लेंगे, चूज़ कर लेंगे, बी प्रोजेक्ट को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कैपिटल बस्टिंग एंड अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट मतलब क्या करेंगे, पैसे लगाएंगे उसमें। जब पैसे लगा दिए, फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे कि हाँ हमारा जो प्रोजेक्ट है क्या वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है, हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, जो हमने 1 साल का
टारगेट रखा था, क्या वो टारगेट हमने एक पूरा कर लिया है या नहीं, अगर नहीं तो कितना कम हुआ है, अगर कम हुआ तो क्यों कम हुआ है, हमारे पास मशीनरी आउटडेटेड है, नई मशीनरी लेके आनी पड़ेगी या क्या क्या और हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि हमारी जो परफॉर्मेंस है, प्रोडक्टिविटी है, वो इंक्रीज हो सके। तो ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बेसिक सा प्रोसेस होता है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है अपॉर्चुनिटी की, अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पे हम पैसे लगा सकते हैं। उसके बाद जितने भी हमारे पास 3 4 5 जितने भी प्रोजेक्ट होंगे उनको इवेल्युएट करेंगे, उसके बाद उनमें से बेस्ट को चूज कर लेंगे, पैसे लगा देंगे। पैसे लगाने के बाद फिर आपको भाई ओवरव्यू, उसका रिव्यू तो लेना ही पड़ेगा, चेक तो करना ही पड़ेगा कि हाँ हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सही साइड में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो वो कैसे पता चलता है सही साइड में जा रहा है या नहीं जा रहा है, जब आप छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो, छोटे छोटे मिशंस बनाते हो। तो ये था हमारा बेसिक सा प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। अब हमारे पास आती है मेन चीज़ें कैपिटल बजटिंग की, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक्स होती हैं और कुछ मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं। जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स होती हैं उनमें पे बैक पीरियड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को हम दूसरा क्या नाम होता है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को और हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। और मॉडर्न में क्या आता है हमारे पास, नेट प्रेजेंट वैल्यू। मॉडर्न में क्या आ गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसको एनपीवी भी बोलते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू को एनपीवी भी बोलते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को आईआरआर बोलते हैं, इसको MIRR बोलते हैं, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को PI बोलते हैं। तो ये हमारी टेक्निक्स है। जो भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं पे बेस होते हैं, ये जो हमारी ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोचेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सिर्फ इनका थ्योरेटिकल पार्ट ही देखेंगे। तो कैपिटल बस्टिंग का, अच्छा पहले मैं आपको बता दूं कि जो मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं, ये टेक्निक्स जो हैं वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करती हैं। ट्रेडिशनल टेक्निक क्या बोलती हैं कि आज का आपका 100 रुपये जो है आज के, वो 1 साल के बाद का 100 रुपये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। चाहे आज का 100 रुपये ले लो, चाहे 1 साल के बाद ले लो, उनकी वैल्यू में कोई भी असर नहीं पड़ता है। लेकिन मॉडर्न टेक्निक बोलती है कि भाई आज का 100 रुपया है जो, वो 1 साल के बाद 100 रुपये नहीं रहेंगे, 100 रुपये से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट पड़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो टाइम के साथ पैसे की वैल्यू को डिक्रीज कर देते हैं, लो कर देते हैं। ठीक है, तो यही है दोनों में मेन डिफरेंस की ट्रेडिशनल टेक्निक्स क्या बोलती है और मॉडर्न टेक्निक्स क्या बोलती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पे बैक पीरियड से। पे बैक पीरियड जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बहुत ही आसान सा मेथड है। पे बैक पीरियड क्या बोलता है कि भाई अगर मैंने 10,000 रुपये लगाए हैं किसी प्रोजेक्ट में, तो ये 10,000 रुपये मुझे कितने सालों में रिकवर हो जाएंगे, उसे क्या बोलते हैं, पे बैक पीरियड। नाम में ही क्या लिखा है, पे बैक पीरियड, कि कितने टाइम में वापस करूंगा। देखो क्या लिखा है कि इनिशियल कॉस्ट जो भी मैंने लगाई है, उसके बाद क्या लिखा है, टाइम पीरियड कितना लगेगा, बस वही टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, हम पे बैक पीरियड बोलते हैं। और ये ब्रेक इवन का क्या मतलब होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन में, पे बैक पीरियड कैन बी डिफाइंड एज द पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर इट्स इनिशियल कॉस्ट एंड एक्सपेंस एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डन फॉर प्रोजेक्ट टू रीच एट टाइम वेयर देयर इज नो लॉस और नो प्रॉफिट, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। तो पे बैक पीरियड बोलता है ब्रेक इवन पॉइंट, किस पे डिपेंड करता है, ब्रेक इवन पॉइंट में, ये कितने टाइम में हमारे, जैसे मैंने बोला 10,000 रुपये लगाए थे, वो 10,000 रुपये वापस हो जाएंगे। और फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी हमारी, 10,000। 10,000 हमारी क्या थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी। और मुझे इनफ्लो कितना हो रहा है, इनफ्लो हर साल कितना हो रहा है मुझे, 1,00,000 रुपये इनफ्लो कितना, 1,000 रुपये। अब मुझे क्या बोलेंगे, पे बैक पीरियड निकालो। पे बैक पीरियड मैं कैसे निकालूंगा, अब मैंने पैसे कितने लगाए हैं, 10,000, वापस कितने आ रहे हैं हर साल में, 1,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, कितना आ गया, 10। तो 10 साल में क्या हो जाएगा, मेरा जो 10,000 रुपये हैं वो वापस हो जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं हम पे बैक पीरियड। अब इसमें ना तो हमने डिस्काउंटिंग मेथड लगाया, ना तो कंपाउंडिंग मेथड लगाया। क्यों, क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेथड है। पे बैक पीरियड क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड क्या बोलता है कि आज का 100 रुपये 1 साल के 100 रुपये के क्या है, बराबर, कोई भी फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। तो बेसिक सी एक चीज़ है जे पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड का जी फॉर्मूला दिखाया हुआ है आपको, जो मैंने अभी जो आपको कैलकुलेट करके बताया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं पे बैक पीरियड का, ये फॉर्मूला उसका।
तो पेबैक पीरियड इज द पीरियड फॉर्मूला, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला यूज्ड बाय द इन्वेस्टर्स टू नो हाउ लॉन्ग इट वुड जनरली टेक टू रिकूप देयर इन्वेस्टमेंट एंड कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ द टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड बाय नेट कैश इनफ्लोस। तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप पे बैक पीरियड को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो इजीली कैलकुलेट हो जाएगी पे बैक पीरियड अगर आप ये फॉर्मूला लगा लेते हो तो। ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये याद रखना अपने, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को टीवीएम को कंसीडर नहीं करता है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे पास, आगे हमारे पास है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जहाँ फिर हमें क्या इससे क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। अब ये क्या करता है, ये परसेंटेज में दिखाता है, जैसे हमने अभी साल में दिखाया ना, तो ये परसेंटेज में दिखाएगा रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड ऑन इन्वेस्टमेंट और असेट्स इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाकर कितना आपने परसेंटेज ऑफ रिटर्न वापस लिया है आपने। द फॉर्मूला फॉर एन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग द एवरेज एनुअल नेट अर्निंग आफ्टर टैक्सेस और रिटर्न on the investment by the original investment on the average investment during the life of the project and then expressed in the term of percentage। जी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे निकालते हैं हम इसको। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए चीज़ें सारी सेम ही है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं, एवरेज इन्वेस्टमेंट ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट कितनी लगाई आपने, और जो आपने इनिशियल लगाया है उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था ये किस में आंसर दिखाता है, परसेंटेज में आंसर दिखाता है, किस में दिखाता है, परसेंटेज में ये आंसर दिखाता है, हम इसलिए इसको 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अब एवरेज आप बोलोगे कि एवरेज कैसे निकलेगी, एवरेज फॉर एग्जाम्पल हमने, अब एवरेज कैसे निकालोगे, ऊपर लिखा ना एवरेज इन्वेस्टमेंट ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमने जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो 5 साल का समझ लो आपके पास क्या था, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट कितनी थी, 5 ईयर्स थी, तो 5 साल में कितनी इनफ्लो आई है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 लाख, हमारे पास कितना आ गया, 2 लाख का हमारे पास इनफ्लो आ गया। अब आप बोलोगे कि एवरेज निकालो, जो फॉर्मूला में लिखा हुआ था एवरेज निकालो, तो कुछ भी नहीं करना आपने, 2 लाख रुपए आपने कमा लिए, 1 2 3, और एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे, 5 साल, 5 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एवरेज रिटर्न आ जाएगा। बस यही जो चीज़ थी वो आपने उस पर्टिकुलर चीज़ में पुट कर दोगे फॉर्मूला में, और उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से उसको डिवाइड कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपकी क्या निकल जाएगी, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकल जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं हम ARR बोलते हैं। तो अभी हमने पढ़ा पे बैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो दोनों फॉर्मूले ऐसे हैं, दोनों टेक्निक्स ऐसी हैं जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करती हैं। ये बोलते हैं कि आज का पैसा चाहे 10 साल के बाद का पैसा हो, दोनों को क्या है, बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इन्फ्लेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट करने वाले हैं हम, जो मॉडर्न अप्रोचेज हैं, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं। ये क्या बोलते हैं कि टाइम के साथ जो है वो पैसे की वैल्यू पे असर पड़ जाता है, तो वो पड़ जाता है, तो फिर वो हमें भी अपनी इन्वेस्टमेंट में इंडिकेट करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में पहले तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, NPV क्या होती है, सिंपल है बिल्कुल, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। NPV हमने फॉर्मूले में भी देखा था कि NPV कैसे निकालते हैं हम, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो माइनस डिफरेंस किस में निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, कि इनफ्लो कितना हुआ और पैसा लगाया कितना था, उसी के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, NPV बोलते हैं। तो NPV इज द डिफरेंस बिटवीन द present value of cash inflow and the present value of cash outflow over a period of time. NPV is used the capital budgeting and investment planning for analysis of projected profitability. लेकिन एक बात याद रखनी है कि NPV टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती है। ये क्या बोलती है कि आज का 100 रुपये, 1 साल के 100 रुपये दोनों बराबर नहीं है। उसमें क्या हो जाएगी, 1 साल के बाद 100 रुपये की वैल्यू में कमी आ जाएगी। जो चीज़ आज फॉर एग्जांपल आज आप 1 केजी आटा 100 रुपये में खरीद रहे हैं, तो वही 1 केजी आटा आपको 1 साल के बाद 100 रुपये से ज़्यादा में मिलेगा, 100 रुपये में नहीं मिलेगा। यही चीज़ क्या होती है, हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है। NPV इज द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन टू फाइंड द करंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द प्रॉपर डिस्काउंट रेट। इट जनरली प्रोजेक्ट विद द पॉजिटिव NPV आर वर्थ
अंडरटेकिंग वाइल दोस विद द नेगेटिव एनपीवी आर नोट। तो हम सिर्फ उस वही प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं जिसकी एनपीवी क्या आती है, पॉजिटिव में आती है। जिसकी एनपीवी नेगेटिव में आ गई उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो एनपीवी ये हमारी होती है। आगे क्या लिखा है इसके बारे में, की पॉइंट पढ़ते हैं। एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू इज यूज्ड टू कैलकुलेट द करंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ ए पेमेंट फ्रॉम ए कंपनी, प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं हम, जब हम करंट वैल्यू निकालते हैं किसी फ्यूचर स्ट्रीम की, उसे क्या बोलते हैं हम, डिस्काउंटिंग मेथड। क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग मेथड। ये हमारा कौन सा मेथड होता है, डिस्काउंटिंग मेथड होता है। और इसका उल्टा क्या होता है, कंपाउंडिंग। टू कैलकुलेट एनपीवी यू नीड टू एस्टिमेट द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एंड पिक अ डिस्काउंट रेट इक्वल टू द मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो ये जो पिक द डिस्काउंट रेट है, इसको ही क्या बोलते हैं हम, कोई भी फैक्टर ले सकते हैं, इन्फ्लेशन फैक्टर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जितने परसेंट से हमारे पैसे की वैल्यू डाउन होती है। द डिस्काउंट रेट में रिफ्लेक्ट योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल और द रिटर्न अवेलेबल और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑफ द comparable risks. If the NPV of a project investment is positive, it means its rate of return will be above the discount rate. तो हमने एनपीवी में डिसीजन क्या होता है हमारा, एनपीवी में हम सिर्फ वही प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं जिनकी एनपीवी पॉजिटिव में आए। अब सिंपल सा डिसीजन रूल क्या है हमारा, वही बताया मैंने आपको। अगर एनपीवी ये 0 से ज़्यादा आती है, the present value of the cash inflow is more than the present value of cash outflow, the money earned on the investment more than the money invested, hence it is a good investment। इसको क्या कर लेंगे हम, सिलेक्ट कर लेंगे। if NPV is 0, the present value of cash inflow क्या हो जाएगी, आउटफ्लो के बराबर हो जाएगी, मीन्स therefore there is no difference between cash inflow and cash outflow। तो जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें हम क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। करना है, लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो नहीं ना ले सकते। अगर हमारे पास कुछ है ही नहीं, काम धंधा करने के लिए कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, तो बेले बैठने से अच्छा है कि बगार ही सही है। तो उस वो वाले बंदे क्या कर सकते हैं, एनपीवी 0 के प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम एनपीवी पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और 0 क्या है, जो पॉजिटिव ही एक हमारा, अगर एक 0 के बराबर है तो वो पॉजिटिव ही है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट भी बोल सकते हैं आप इसे। और लास्ट क्या है हमारा, एनपीवी अगर 0 हो जाए, अगर एनपीवी 0 हो जाए तो फिर क्या करना है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कम हो जाएगी आउटफ्लो से। द मनी अर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द मनी इन्वेस्टेड। मतलब जितना पैसा आपने लगाया है और जितना आपने कमाया है, उन दोनों में डिफरेंस अगर देखते हैं तो ज़्यादा लगाया और कमाया कम है, हैंस इट इज़ नॉट फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट। इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे हम, इस प्रोजेक्ट को मना कर देंगे कि ये प्रोजेक्ट हम नहीं लेंगे। तो बेसिकली ये 3 हमारे पास डिसीजन रूल होते हैं अगर हम एनपीवी की टेक्निक को लगाएं। अगर एनपीवी 0 से ज़्यादा है, अच्छा प्रोजेक्ट है, मतलब इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है, आउटफ्लो कम हो रहा है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर एनपीवी 0 है तो न्यूट्रल, आपकी मर्जी लेना है या नहीं लेना है। अगर एनपीवी लेस देन है 0 से, मतलब जितना लगाया है वो ज़्यादा है और कमाया है वो कम है, तो नेगेटिव में एनपीवी आ गई, तो उसको क्या करना है, रिजेक्ट ही करना है, किसी भी हालत में रिजेक्ट ही करना है। उसके बाद है हमारा सेकेंड मेथड आईआरआर। अब ये दूसरा मेथड है मॉडर्न टेक्निक का, जो क्या करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। ये भी क्या बोलता है कि आज का 100 रुपये फ्यूचर के 100 रुपये के बराबर नहीं होते हैं, दोनों में क्या जाता है, डिफरेंस होता है। तो ये इसका फॉर्मूला आपको दिख रहा है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं, 2 तरीकों से निकाल सकते हैं, एक तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और दूसरा टेबल से भी निकाल सकते हैं। देखते हैं क्या लिखा हो कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट एट विच द इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब जितने पैसे आपने लगाए हैं उसको इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोला है इन्होंने, मस्ट हैव ग्रोन टू रीच द एंडिंग वैल्यू फ्रॉम द बिगिनिंग वैल्यू। द आईआरआर मेजर द कंपाउंडेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विच द टू इनपुट्स viewing the value of cash inflow and the timing that is the coinciding dates। बेसिकली इसमें भी हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कितने परसेंटेज हमें रिटर्न मिले तो हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाती है। अब देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेट्रिक एज एन एस्टिमेट ऑफ द एनुअलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट। कैपिटल बस्टिंग द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द डिस्काउंट रेट एट विच द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑन ए प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 0। एक चीज आपने याद रखनी है, आईआरआर क्या करता है, आईआरआर एनपीवी इक्वल टू 0। तो ये रूल होता है आईआरआर का। आईआरआर में क्या कर देता है, ये एनपीवी को 0 कर देता है। अगर एनपीवी 0 कब होती है, जब हमारी कैश प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो
इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हो, तब एनपीवी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द पोटेंशियल रेट ऑफ रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट एक्सप्रेस्ड ऑन द एनुअलाइज्ड बेसिस। आईआरआर इज अ टूल टू एनालाइज द एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन एन इन्वेस्टमेंट टू एंश्योर द रिटर्न मीट्स द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम क्या बोलते हैं, हर्डल रेट बोलते हैं। जो कट ऑफ रेट हम पढ़ते हैं 10%, 20% डिस्काउंटेड रेट, उसी को हर्डल रेट बोलते हैं। अब कुछ की पॉइंट है, आईआरआर इज कैलकुलेटिंग यूजिंग द सेम कंसेप्ट एज एनपीवी। तो जैसा एनपीवी का कंसेप्ट होता है वैसे ही हमारी जो एनपीवी आईआरआर है उसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा एनपीवी इक्वल टू जीरो। ये क्या कर देता है, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अगर ये होगा तभी हमारी एनपीवी जीरो होगी ना। फॉर्मूला आप देखो कि ये फॉर्मूला होता है एनपीवी का। द अल्टीमेट गोल ऑफ आईआरआर टू आइडेंटिफाई द रेट ऑफ डिस्काउंट। तो जितने भी हमने कैलकुलेशन की थी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए थे आईआरआर के, उसमें आईआरआर हमें हम क्या निकालते थे, वो कट ऑफ रेट निकालते थे। जहाँ 10% निकली है या 20% निकली है। एनपीवी में तो चलो आपको कट ऑफ रेट दिया होता है कि हाँ 10% कट ऑफ रेट है, तो आप लगाओ कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकलेगी। लेकिन आईआरआर में आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है कट ऑफ रेट। हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं आईआरआर के, उसका जो आंसर आया है वो ऐसे ही परसेंटेज में ही आया है। तो वो जो परसेंटेज आती है उसी को हम कट ऑफ रेट बोलते हैं। आईआरआर is ideal for analyzing capital budgeting project to understand and compare potential rate of annual return over times. In addition to being used by companies to determine which capital project is used, IRR can help investors determine the investment project of various assets. तो अगर आपने वो कट ऑफ रेट आपने फाइंड आउट करनी है कि कितनी हमें कट ऑफ रेट चाहिए, डिस्काउंट रेट चाहिए, तो उसके लिए आपको आईआरआर लगाना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन में पहले ही कट ऑफ रेट दी हुई है तो आप एनपीवी लगा सकते हैं। तो अलग अलग टेक्निक अलग अलग जगह पे लगेगी, जहाँ पर आपको वैल्यू कट ऑफ रेट दी होगी वहाँ पर एनपीवी लगा लोगे, जहाँ पर नहीं दी होगी तो आईआरआर लगाएंगे। तो आईआरआर में भी कैसे लगाएंगे, ट्रायल एंड हिट मेथड से। जितने भी हमने पढ़े हैं 2-3 हमने मेथड क्या किए हैं, ट्रायल किए हैं कि 10% से पहले 10% ले लिया, फिर 15% ले लिया और फिर 20% ले लिया। फिर लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू के साथ क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं और अलग फॉर्मूले से हम आईआरआर को कैलकुलेट करते हैं कि हमारा कट ऑफ रेट पर्टिकुलर जे आया है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आईआरआर, जहाँ पर हमारी एनपीवी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब देखो हमारे पास एक आता है एम आई आर आर। आई आर आर के बाद क्या है, एम आई आर आर। अब क्यों आया एम आई आर आर, क्योंकि आई आर आर में एक प्रॉब्लम थी। आई आर आर क्या बोलता था, अगर मैं बात करूं आई आर आर की, तो आई आर आर क्या बोलता है, आई आर आर का बोलना है कि भाई जब हम री इन्वेस्ट करेंगे ना, री इन्वेस्ट करेंगे तो वो ओल्ड रेट पर ही करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 2017 में एक प्रोजेक्ट में पैसे लगाए, उसमें कट ऑफ रेट थी 10%। अब वो प्रोजेक्ट था 5 साल का। फॉर एग्जांपल हमें इनफ्लो होती है हर साल कैश इनफ्लो, 2018 में मुझे इनफ्लो होगी 10,000, तो 10,000 में कितने परसेंट पे कट ऑफ रेट में लगा रहा हूँ, 10% पे लगा रहा हूँ। जबकि 2018 और 2017 के रेट में फ़र्क आ गया होगा, हो सकता है +-2 का फ़र्क आया हो, 8% होगी और 12% हो गया हो। लेकिन आईआरआर क्या बोलता है, चाहे जो मर्जी हो जाए, अगले साल भी आप किस रेट पे री इन्वेस्ट करोगे, जो हमारा ओल्ड रेट होगा 10% होगा, उसी पर हम क्या करेंगे, री इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन ये जो है वो आपको एक्यूरेट पिक्चर नहीं दिखाता है, एग्जैक्ट पिक्चर नहीं दिखाता है। तो इसी के लिए क्या आया है, इसी का जो ड्रॉबैक है उसी को कम करने के लिए हमारे पास क्या आया है, एम आई आर आर। बाकी जितने भी मेथड्स हैं हमारे, एनपीवी हो गया, आईआरआर हो गया, जो भी है वो सारे किस पर री इन्वेस्ट करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या करते हैं, री इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन सिर्फ आईआरआर ही एक ऐसा मेथड है जो उसके पुराने रेट पर ही क्या करता है, री इन्वेस्ट करता है। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या है, मोडिफाइड आईआरआर। इसे क्या बोलते हैं, मोडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देखो आईआरआर मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द रेट ऑफ रिटर्न कंसीडरिंग इनिशियल फैक्टर्स एंड एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इन्फ्लेशन। तो उसने क्या कर दिया, दोनों चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया। बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इन्फ्लेशन को आपने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, तो फिर वो आपको करेक्ट पिक्चर दिखाएगा ही कैसे,
जबकि दोनों फैक्टर हमारी इन्वेस्टमेंट में होते ही होते हैं। और आईआरआर में हम क्या निकालते हैं, वो डिस्काउंट रेट निकालते हैं, वो रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं, वो फैक्टर निकालते हैं कि कितने परसेंट कट ऑफ से हमें ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। लेकिन MIRR में क्या लिखा है कि इट इज कैपिटल बजटिंग टेक्निक दैट कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न यूजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज होता है एंड यूज्ड टू रैंक वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्वल साइज। तो जहां पर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज होगा, जहां पर इन्फ्लेशन यूज होगी, वो हमें करेक्ट पिक्चर दिखाएगा किसी भी इन्वेस्टमेंट की। तो होता क्या है, बट इज इट इज द रेट ऑफ इट इज द रेट एट विच एनपीवी इज इक्वल टू जीरो। जो हमने पढ़ लिया कि एनपीवी जीरो क्यों कैसे होती है, जब हमारी कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो बराबर हो जाए। अब MIRR में क्या होता है कि इट इज द रेट एट विच एनपीवी ऑफ टर्मिनल आउटफ्लो इज इक्वल टू द आउटफ्लो दैट इज इन्वेस्टमेंट। अब टर्मिनल इनफ्लो मैं आपको एक अगली वीडियो में बताऊंगा कि टर्मिनल इनफ्लो क्या होती है। अब एजम्पशंस क्या है, मतलब क्या माना जाता है, मिथ क्या है, बोल सकते हैं अब। प्रोजेक्ट कैश फ्लो आर री इन्वेस्टेड एट द प्रोजेक्ट ऑन IRR। वही ऑन IRR मतलब जो पुराना रेट है, जैसे मैंने 10% बोला था, उसी रेट पर क्या कर रहा है, ये री इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन MIRR में क्या होता है कि कैश फ्लो आर री इन्वेस्टेड एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो हर साल की कॉस्ट जो रेट होता है, करंट रेट होता है, उसको कंसीडर करता है। जैसे FD होती है, आपने 1 साल की FD करवाई है, तो 1 साल की FD जब वो रिन्यू होती है, तो वो उस नए साल के, जब वो रिन्यू होती है, उस टाइम पे जो रेट चल रहा होता है उसके हिसाब से रिन्यू होती है, ना कि जिस साल आपने जो FD है वो स्टार्ट करवाई थी। फॉर एग्जांपल आपने 2017 में FD करवाई, तब 6% इंटरेस्ट मिल रहा था, रिटर्न मिल रहा था। अब 2018 में आपकी रिन्यू होनी है, तो क्या वो 6% पर ही होगी? नहीं, उस 2018 में जो करंट रेट चल रहा होगा उस पर वो रिन्यू होगी। अब एक्यूरेसी, इसमें लो एक्यूरेसी है और इसमें हाई एक्यूरेसी, जो तो हमने भी पढ़ा ही है। क्या होता है, उसमें एक्यूरेसी कम होती है, इसमें एक्यूरेसी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आता है हमारा लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जिसे हम क्या बोलते हैं, प्यार से क्या बोलते हैं, PI बोलते हैं। दो टाइप की होती है, एक GPI होती है, एक NPI होती है। GPI मीन्स ग्रोस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और NPI मीन्स नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब देखो कैसे निकालते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया हो, निकालने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालनी है, तो सिंपल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कितना लगाया है और कितना ने कमाया हर साल। और देखो रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और दूसरा नाम क्या होता है इसका, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं। ऊपर वाला देखो इनफ्लो हो रही है तो उसको बेनिफिट बोलेंगे, और नीचे में इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब पैसे लगाए हैं, लगाने को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। तो एक नाम इसका क्या होता है, बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो। अब ये कैसे एक्सेप्ट करना है, अपने कैसे बोल सकते हैं कि हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स गुड है या बैड है। मेक इन कॉर्पोरेट फाइनेंस द प्राइमरी यूज केस फॉर द PI रेशियो इज फॉर रैंकिंग प्रोजेक्ट एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो जब हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं तो रैंक करने होते हैं ना, कि पहले नंबर पे कौन सा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, तो तब हमारे पास ये टेक्निक्स यूज में आती हैं। द हायर द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो द मोर अट्रैक्टिव द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट एंड मोर लाइकली इट विल बी परस्यूड। तो क्या होता है कि अगर देखो, अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 है तो न्यूट्रल है, जहाँ एक्सेप्ट कर सकते हैं हम। अगर बराबर है तो न्यूट्रल, जहाँ हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब PI अगर 1 से ज़्यादा है तो उसको अप्रूव करना ही है, ये तो हमने पढ़ा ही है। और अगर PI 1 से कम है तो रिजेक्ट करना है। मतलब सभी टेक्निक्स जो भी पढ़ो, चाहे नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़ो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पढ़ो, जो एक्सेप्टेंस करने के तरीके हैं, क्राइटेरिया हैं, वो लगभग सेम ही हैं। वो लगभग क्या है, सेम ही है, कि इस पर्टिकुलर रेट में आपने एक्सेप्ट करना है और इसमें आपने रिजेक्ट करना है। तो अगर सेम है तो फिर ये अलग अलग क्यों है, क्यों, क्योंकि हमारे पास टाइप ऑफ कैपिटल होती है। टाइप ऑफ कैपिटल होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग क्या लगानी पड़ती है, टेक्निक लगानी पड़ती है। तो ये अलग अलग टेक्निक हम अलग अलग जगह पर यूज़ करते हैं। अब कंक्लूजन क्या निकल के आता है हमारे पास कैपिटल बस्टिंग का। तो कैपिटल बस्टिंग में क्या है, देखो कैपिटल बस्टिंग इज ए क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड डिसाइडिंग विच प्रोजेक्ट to be undertake based on their potential returns on investment. Proper capital busting technique ensure that
ऑर्गेनाइजेशन मेक द मोस्ट ऑफ देयर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी इन द लॉन्ग रन। देखो लास्ट लाइन में बिल्कुल आपको क्या लिखा हुआ, उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ कि कैपिटल क्या करती है, कैपिटल बस्टिंग टेक्निक एंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन मेक द मोस्ट देयर लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब फंड की कमी होती है ऑर्गेनाइजेशन के पास, इतना पैसा नहीं है कि वो 10 के 10 प्रोजेक्ट ले लें। तो प्रोजेक्ट क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं हमारे पास रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब है पैसा ही है। एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी इन लॉन्ग टर्म, तो कम पैसा, लिमिटेड पैसा है, उसे हमने कैसे प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करनी है ड्यू टू ये पर्टिकुलर टेक्निक्स जो हमने पढ़ी हैं। एनपीवी पढ़ी थी, आईआरआर पढ़ी है, और तीसरी कौन सी पढ़ी है हमने, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो इनके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो हम क्लास में तो कर ही रहे हैं, कोशिश करूंगा कि एक एक क्वेश्चन एक एक टेक्निक का मैं यूट्यूब में भी करवा दूं। तो ये आज की हमारी वीडियो थी जिसमें हमने कैपिटल बस्टिंग के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कस किया कि आखिर कैपिटल बस्टिंग क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, क्या प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोसेस, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब हमारे पास एक टाइप्स ऑफ जो हमारे बजट होते हैं, सॉरी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट होते हैं, वो हमारा रह गया इस वीडियो में। अगली वीडियो में वो करवाऊंगा मैं कि कौन सी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट में या टाइप ऑफ कैपिटल में हम एनपीवी यूज करते हैं, कहाँ पर हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लगाते हैं, कहाँ पर हम आईआरआर लगाते हैं। तो वो भी अलग अलग होता है। क्यों कैपिटल रैशनिंग होती है हमारे पास, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे पास, वो अलग अलग प्रोजेक्ट है, वो नई वीडियो में बनाऊंगा। वो छोटी सी ही वीडियो होगी जिसमें आपको हर एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन सी जगह पर हम बेबैक पीरियड मेथड लगाएंगे, कौन सी जगह पर हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे, कहाँ पर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू लगाएंगे, कहाँ पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न लगाएंगे, और कहाँ पर मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ लगाएंगे, और कहाँ पर हम लगाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में आपको बोल दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स कौन से हमारे, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और दूसरा नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें हम क्या निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, और देखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू में से, और जो प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो है और इनफ्लो में कितना डिफरेंस है। अगर पॉजिटिव में आएगा तो एक्सेप्ट, और नेगेटिव में आएगा तो रिजेक्ट। लेकिन आईआरआर अकेला एक ऐसा मेथड है जहां पर हम क्या निकालते हैं, रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं, जहाँ कट ऑफ रेट निकालते हैं, जहाँ डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी है आपको। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर दें, तो मैं उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो कमेंट करें कि कौन सा वीडियो का पार्ट था जो आपको सही लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आने वाली वीडियो अब तक इसी चैनल पे आएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कि टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, कौन से प्रोजेक्ट होते हैं, कहाँ पर कौन सी टेक्निक यूज़ होती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।